नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और सिर्फ खबर दिखाते ही नहीं बल्कि उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं ताकि आप सिर्फ खबर देखें ही नहीं बल्कि उसकी पूरी तस्वीर और सियासत का गणित भी समझ सके। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। पहले शॉर्ट में आपको बताते हैं और फिर एक एक करके उसकी पूरी कहानी आपको हम समझाएंगे। आज इस बुलेटिन में पहली खबर होगी झारखंड की राजनीति में खेला होगा क्या। दूसरी खबर जो आज इस बुलेटिन में हम आपको समझाने वाले हैं, लालू प्रसाद के बंगले पर आखिर सियासत क्यों हो रही है, क्योंकि इस बंगले पर जमकर जुबानी हमले किए जा रहे हैं। तीसरी खबर आज इस बुलेटिन में हम आपको समझाएंगे, समझिए नाम बदलने से क्या होगा, क्योंकि पीएमओ का नाम अब बदल दिया गया है। इसके साथ ही चौथी खबर होगी संचार साथी ऐप पर आरोप प्रत्यारोप को आपको हम समझाएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें आज इस बुलेटिन में हम आपको समझाने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत सबसे पहले करेंगे पहली खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के संपर्क में हैं और अभी पिछले कई दिन से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में है और बुधवार को उनके रांची लौटने की संभावना है। लेकिन सवाल है कि क्या दिल्ली में कुछ राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर आपको समझाएंगे। क्या झारखंड की राजनीति में खेला होने जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है जिससे झारखंड में राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अभी पिछले कई दिन से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में हैं और बुधवार को उनके रांची लौटने की संभावना है। इस तरह की सुगबुगाहट पर जब न्यूज 18 ने बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से संपर्क किया तो उन्होंने हेमंत सोरेन से किसी भी नजदीकी को नकारा और साफ कह दिया कि दोनों के साथ आने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी ओर जेएमएम ने भी सोशल साइट एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा, झारखंड झुकेगा नहीं। कांग्रेस का भी यही कहना है, गठबंधन में सब कुछ ठीक है और सभी विधायक एकजुट हैं। इस तरह की कोई कहीं बात नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं, एक साथ हैं। कल परसों हमारे विधायक दल की बैठक है, हमारे गठबंधन दल के विधायकों की बैठक है। आप देखेंगे कौन आए नहीं आए। यानी तीनों ही पक्ष झारखंड में किसी भी तरह के खेला को नकार रहे हैं, लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अब आप खबर तो समझिए, क्या झारखंड की सियासत में खेला होने वाला है? यह बहुत बड़ा सवाल अभी बना हुआ है और ऐसे में एक बहुत बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। ऐसे में अब समझने वाली बात है कि खेला वाली खबर क्या है। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेएमएम प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के संपर्क में हैं। इस कयासबाजी को बल दे रहा है हेमंत सोरेन का अभी दिल्ली में होना। अब जबकि इस तरह की कयासबाजी सूत्रों के हवाले से चल रही है, तो ऐसी स्थिति में झारखंड विधानसभा की दलगत स्थिति को समझना जरूरी है, क्योंकि नंबर्स का भी तो खेल है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 81 है और किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत हासिल करने के लिए 41 का आंकड़ा चाहिए, मतलब 41 बहुमत का आंकड़ा है। अभी हम अगर झारखंड में सरकार की बात करें तो इसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां मिली हुई हैं और ये मिली-जुली सरकार चल रही है। जेएमएम के सबसे अधिक 34 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं, आरजेडी के पास 4 विधायक हैं और लेफ्ट के विधायकों की संख्या 2 है। यानी कि फिलहाल सरकार को 56 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अगर हम इस स्थिति को बदलते हैं, अगर जेएमएम और बीजेपी साथ आ जाती है
तो कैसी तस्वीर होगी वो आप समझिए। देखिए, जेएमएम के 34 विधायक हैं और बीजेपी के 21 विधायक हैं। बीजेपी और जेएमएम के बीच दोस्ती होती है तो बीजेपी की 3 सहयोगी एलजेपी, आरवी, आजसू और जेडीयू भी इनके साथ आ जाएंगे, जिनके पास एक एक विधायक है। तो ऐसे में अगर जेएमएम और बीजेपी साथ आ जाते हैं तो गठबंधन बनेगा और उनके विधायकों की संख्या 58 हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ने सीधे सीधे इस तरह की कयासबाजी को नकार दिया है, जबकि जेएमएम ने सोशल मीडिया पर झारखंड झुकेगा नहीं लिखकर ऐसी संभावना को नकार दिया है। वैसे राजनीति में कब क्या हो जाएगा कोई कह भी नहीं सकता है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले बंगले पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके निशाना साधा तो बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार की राजधानी पटना और पटना के पॉश इलाके में है एक अणेमार्ग, जहां रहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इससे कुछ ही मीटर की दूरी पर है 10 सर्कुलर रोड, जहां रहता है लालू परिवार। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ऐसे में राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस मिला तो 10 सर्कुलर रोड से करीब 7 किलोमीटर दूर महुआ बाग का इलाका चर्चा में आ गया, क्योंकि यहाँ बन रहा है लालू प्रसाद का बंगला। अब विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि लालू राबड़ी का कोई बिजनेस तो है नहीं, फिर इतना आलीशान बंगला कैसे बनवा रहे हैं। तरह से महुआ वाला भी अंत में यही निकलेगा कि वो भी कहीं से घोटाला का होगा। लालू प्रसाद के महुआ बाग वाले बंगले को लेकर हमलावर बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर भी निशाना साधा। पोस्ट में बीजेपी की ओर से लिखा गया, लालू जी का समाजवाद यानी लूट खसोट से संपन्न है एकमात्र परिवार। लालू प्रसाद एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ऐशो आराम और शानदार जीवन का पूरा इंतजाम किया है। पेश है पटना शहर के बीचों बीच इनका एक और निर्माणाधीन आलीशान महल। वहीं जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत कहते हैं कि ये समाजवादी नहीं, परिवारवादी हैं। समाजवादी के घर में इस तरह करोड़ों का खर्च कैसे? फंसे हुए हैं तो समाजवादी कैसा हो जानिए, सारे लोग जानते हैं कैसा समाजवादी है, वो परिवारवादी लोग हैं। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने जिस ढंग से महुआ बाग में बन रहे लालू प्रसाद के बंगले पर सवाल उठाया है, उसके बाद से सियासत बेहद गर्मा गई है। कांग्रेस की ओर से असितनाथ तिवारी ने भी बीजेपी जेडीयू पर पलटवार किया। देखिए, अब सिर्फ आरोप लगाने के लिए कुछ कहना हो तो आप कुछ भी कह लीजिए। यानी बनने के बाद लालू यादव का ये बंगला देखने लायक होगा, ये तो सबको पता है। वैसे बनने से पहले ही बिहार की सियासत का हॉट टॉपिक ये बन चुका है, क्योंकि लालू प्रसाद के विरोधियों ने बंगले पर हो रहे खर्च पर सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, लालू प्रसाद के नए बंगले पर विवाद आखिर क्यों हो रहा है, इसे अब हम आपको एक एक करके समझाते हैं। देखिए, पटना के पॉश इलाके महुआ बाग में नए बंगले का निर्माण हो रहा है। लालू प्रसाद के नए बंगले पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। आलीशान बंगले के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप एनडीए की तरफ से लगाया गया है। अब लालू प्रसाद का जो ये नया बंगला है, उसमें देखिए बीजेपी का ये आरोप है कि करप्शन के पैसे से लालू प्रसाद अपना ये नया बंगला बना रहे हैं। बंगला बनाने में भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आरोप बीजेपी ने लगाया है। अब जबकि लालू प्रसाद के बन रहे इस बंगले पर जमकर सियासत हो रही है, तो ऐसे में सवालों के जरिए खबर को समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं, लालू प्रसाद के नए बंगले पर सियासत क्यों? सवाल दूसरा जो उठ रहा है, नए बंगले पर सवाल क्यों? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि लालू प्रसाद के बंगले में एनडीए का क्या काम? और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि समाजवादी नेता के घर पर आखिर इतना खर्च क्यों? और ये भी सवाल, क्या करप्शन का पैसा बंगले में लगा है? क्योंकि ये आरोप एनडीए की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की।
देखिए, पीएमओ अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। पीएम ऑफिस जल्दी सेवा तीर्थ बिल्डिंग में शिफ्ट होगा और देश के राजभवनों का नाम अब लोक भवन होगा। पीएम ने कहा कि नामों में बदलाव मानसिकता में भी बदलाव है। सत्ता से सेवा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये है राजभवन। पटना के राजभवन में रहते हैं बिहार के राज्यपाल। पर अब ये राजभवन नहीं, लोक भवन कहलाएगा। सिर्फ पटना ही नहीं, देश के सभी राज्यों के राजभवन अब लोक भवन कहलाएंगे। ये बड़ा फैसला लिया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है, तो केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। सरकारी भवनों के नाम में बदलाव पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, सार्वजनिक संस्थानों में बड़ा बदलाव हो रहा है, सत्ता से सेवा की ओर बढ़ रहे हैं। ये बदलाव प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक है। देश में मोदी सरकार बनने के बाद ही लाल बत्ती वाले कल्चर पर रोक लगी। केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था। प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास भी 7 रेसकोर्स रोड कहलाता था, जिसे 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। केंद्र का मानना है कि शासन संरचनाओं और सरकारी परिसरों के नाम जनता केंद्रित होने चाहिए, यानी सत्ता का प्रतीक नहीं, सेवा और कर्तव्य का संदेश दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं। देखिए, कई सालों में कई सरकारी भवनों, सड़क और शासन संरचना के नाम बदले गए। और आइए अब समझते हैं कि हाल के कुछ सालों में किस किस सरकारी भवन या सड़क के नाम बदले गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजपथ की, जो अब कर्तव्य पथ है। ये वही कर्तव्य पथ है जहां भव्य परेड देखने को मिलती है। इसके अलावा रेस कोर्स रोड अब लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो नई दिल्ली की एक सड़क है और भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास भी। 2016 में इसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। अब पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है, जबकि केंद्रीय सचिवालय अब से कर्तव्य भवन कहलाएंगे। अब सवाल है कि नाम बदले, क्या सोच बदली? ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। तो इसे समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि बदलाव पर सरकार क्या कहती है। देखिए, ये महज नॉर्मल रीनेमिंग नहीं है, ये शासन की प्राथमिकता में बदलाव को दिखाता है। सरकार ये कहती है कि ये बदलाव सत्ता से सेवा तक के लिए यात्रा है। मतलब अब सत्ता का प्रभाव नहीं, बल्कि सेवा का भाव दिखेगा। ये बदलाव एक गहरी वैचारिक शिफ्ट का हिस्सा है। अब तक सत्ता केंद्रित रही है नौकरशाही और राजनीतिक संरचना। राजभवन, राजपथ, राजनिवास जैसे नाम उसी विरासत को ढोती थी। यह बदलाव ये बताता है कि सत्ता विशेष अधिकार नहीं, कर्तव्य है। सरकारी तंत्र का उद्देश्य सेवा है। नाम बदलना प्रतीक है और प्रतीकों का असर मनोविज्ञान पर गहरा होता है। अब शासन व्यवस्था का संदेश क्या है वो भी समझ लीजिए। जिस व्यवस्था को राज कहा जाता था, वही अब लोक कहलाएगी। बदलाव सिर्फ साइन बोर्ड पर नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की सोच में दर्ज होने की कोशिश है। बदलाव से सरकार क्या संदेश दे रही है, ये भी आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो भारतीय लोकतंत्र शक्ति प्रदर्शन से आगे बढ़ रहा है। जवाबदेही, पारदर्शिता, नागरिक प्रथम शासन की ओर बढ़ रहा भारतीय लोकतंत्र। राजभवनों का लोक भवन बनना उसी सिलसिले का एक नया अध्याय है। भारतीय शासन व्यवस्था राज्य की भाषा से निकलकर जन सेवा की ओर बढ़ रही है। यह एक शांत लेकिन गहरा परिवर्तन है। आज नामों में दिख रहा है, कल व्यवस्था के व्यवहार में भी दिख सकता है। और यही वजह है कि सरकार इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूर संचार विभाग के आदेश पर वार पलटवार जारी है। विपक्ष ने जहां निगरानी और जासूसी के आरोप लगाए हैं,
वहीं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी है, इस ऐप को इंस्टॉल करना कंपलसरी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के आदेश को लेकर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष ने अनचाही निगरानी और जासूसी जैसे आरोप लगाए। It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. तो सरकार की तरफ से सफाई भी आ गई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, इस ऐप को इंस्टॉल करना कंपलसरी नहीं है। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो। वहीं बीजेपी सांसद शशांक मणि ने सरकार के फैसले का समर्थन किया और कहा, इससे बढ़ते साइबर अटैक को रोकने में मदद मिलेगी। लोगों में जो एक तरह से एक सिक्योरिटी की भावना है वो भी बढ़ेगी, हमारे डेटा भी पलायन नहीं होगा और हर तरीके से जो नागरिक का एक तरह से रक्षा होनी चाहिए वो डिजिटल माध्यम से होगी। तो मैं इसका स्वागत करता हूं। बता दें, केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया गया था। इस फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया और कहा कि ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। उन्होंने इसे एक जासूसी ऐप बताया है जिस पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि संचार साथी मोबाइल ऐप क्या है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार का डिजिटल सेफ्टी प्रोजेक्ट है। मोबाइल की सुरक्षा के लिए एक ऐप सरकार लेकर आई है। संचार साथी ऐप से फायदा क्या है? तो चोरी हुए फोन को यूजर सभी नेटवर्क पर ब्लॉक कर सकते हैं, IMEI वेरीफाई कर सकते हैं ताकि पता चले कि डिवाइस असली है या फिर नहीं। किसी के भी नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं, ये इससे पता किया जा सकता है। इसके साथ ही संदिग्ध कॉल या मैसेज की रिपोर्ट भी इस ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। संचार साथी ऐप लाने के पीछे की मुख्य वजह क्या है? तो सरकार का उद्देश्य है कि साइबर ठगी को रोका जाए। संचार साथी ऐप से अब तक क्या हुआ? तो 7 लाख से ज्यादा फोन ऐप के जरिए अब तक वापस मिले। अक्टूबर में ऐप के जरिए 50,000 फोन रिकवर हुए हैं और इसी ऐप की मदद से 3 करोड़ फर्जी कनेक्शन भी कटे हैं। 37 लाख से ज्यादा चोरी के डिवाइस ब्लॉक किए गए हैं। तो ये ऐप उपयोगी साबित हो रहा है। संचार साथी ऐप का विरोध क्यों हो रहा है, अब आप ये भी समझिए। ये ऐप कैमरा, माइक, कीबोर्ड, मैसेज, कॉल लॉग, लोकेशन जैसी परमिशन मांगता है और इस परमिशन को यूजर ऑफ नहीं कर सकते हैं। संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, अब आप ये भी समझिए। विपक्ष के नेता का कहना है कि ये जो ऐप है ये एक जासूसी ऐप है। ये कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। ये कदम निजता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन है और यही वजह है कि संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। अब एक खबर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। धनबाद में बंद माइनिंग आउटसोर्सिंग स्थल से जहरीली गैस और आग के रिसाव से लोगों में अब खौफ का माहौल दिख रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है तो जान पर भी खतरा मंडराता दिख रहा है। BCCL अधिकारी एक्शन मोड में दिख रहे हैं, लेकिन लोगों का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। कोयले की राजधानी धनबाद
यहाँ जमीन के नीचे कोयले का अंबार है तो भूमिगत आग भी खतरनाक है और इसी कोयले की खदान में लगी भूमिगत आग से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बंद कोयला खदान से निकलता काला धुआं ये वो जहरीली गैस है जिसकी वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में कठिनाइयां हो रही है। ये इलाका है बीसीसीएल एरिया 4 के अंगार पथरा काटा पहाड़ी में संचालित बंद पड़े मां अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग स्थल, जहां लगातार काले घने और तीखे धुएं का गुबार उठ रहा है। लोगों को आशंका है कि यदि भूमिगत आग का दायरा और बढ़ा तो पूरा इलाका गंभीर खतरे में पड़ सकता है। अचानक से जमीन फट फट के आग निकल जा रहा है और यहाँ का हम लोग का सांस लेने में और रहने में भी डर पैदा हो गया है कि कहीं घर के पास से भी फट के निकल सकता है। पूरा नीचे से आग फैला हुआ है। लोगों की परेशानी को देखते हुए बीसीसीएल अधिकारी एक्टिव मोड में दिखे। मौके पर पहुंचकर खदान से गैस का रिसाव बंद करने में जुट गए। बचाव कार्य जारी है। बीसीसीएल अधिकारियों ने गैस रिसाव को सामान्य बताया है और इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही से इनकार किया। कोयला सीम है तो स्वाभाविक है कि आग लगा है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जितना संभव होगा हम लोग तुरंत कंट्रोल करने का। क्या लापरवाही है सर? कोई लापरवाही नहीं। बीसीसीएल लापरवाही क्यों करेगा? बीसीसीएल का काम ही है एक सुरक्षा देखना, आसपास के अड़ोस पड़ोस में जो आदमी है उसका सुरक्षा देखना, माइंस का सुरक्षा देखना। भूमिगत आग और उससे निकलता धुआं धनबाद के लिए कोई नई बात नहीं दिखती। बंद खदान से लगातार निकल रहा जहरीला धुआं लोगों की जान को आफत में डाल रहा है। जरूरत है भूमिगत आग और जहरीले धुएं पर समय रहते लगाम लगाने की, ताकि लोग साफ हवा में सांस ले सकें, साथ ही भू धसान से होने वाले खतरे से भी बच सकें। न्यूज 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात बिहार में बुलडोजर एक्शन की। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीला पंजा कहर बरपा रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे रही है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लोगों के हित में अतिक्रमण हटाना अब जरूरी हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बुलडोजर एक्शन रोकने का नाम नहीं ले रहा है। नई सरकार आने के बाद बुलडोजर युद्ध जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की सबसे बड़ी मुहिम चल रही है। पटना के इन तस्वीरों को जरा देखिए। बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, राजापुर स्टेशन रोड में बुलडोजर ने कहर बरपाया। अतिक्रमण पर पीले पंजे के प्रहार के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। बुलडोजर अपना मुंह खोले बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। अब बेगूसराय की इस तस्वीर को जरा देखिए, जहां लोहिया नगर ओवरब्रिज के पास चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ गई। जिला प्रशासन नगर निगम की टीम जब अवैध निर्माण को हटाने में जुटी, तभी स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासनिक टीम पर पथराव कर दिया गया। पथराव होते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों की भीड़ इधर उधर भागने लग गई। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठियां भांजी। सीतामढ़ी के नवादा में भी पीले पंजे ने अतिक्रमणकारियों पर वार किया। प्रशासन की टीम ने मेला परिसर में सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराया। लोगों ने कई साल से कब्जा कर पक्के मकान झोपड़ी बना रखे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।